तमन्ना, if you're listening, Red Bull cans as currency. अच्छा, वैसे मैं आपको पॉडकास्ट में बहुत सारी कहानियां भी सुनाता हूँ। हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं ठीक है, थोड़ा सा तरह से कि बायोफ्यूल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर आप लड़की होते तो थोड़ा सा आसान हो जाता। रात भर जग सकता हूँ, बट सुबह जल्दी उठ सकता। दिस इज इंडियाज मोस्ट। So hey there, what is going on? I am Aryan Singh and welcome to my podcast #ThatFilmyGuy, which is India's most creative podcast। और बहुत टाइम बाद अपना नया पॉडकास्ट आ रहा है, तो सॉरी थोड़ा सा डिले हो रहा था, बट आज हम लोग के साथ हैं मिस्टर श्रेय सर, और ही इज़ अ सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ ग्रो डीजल। एक बहुत मस्त इंसान है, टेडेक्स स्पीकर भी हैं। तो आइए इनके बारे में थोड़ा बहुत और इनसे ही जान लेते हैं, और उसके बाद हम लोग अपना पॉडकास्ट अपने स्टाइल में शुरू करेंगे। Thank you so much, Aryan. Welcome to our show. Thank you, buddy. And first of all, congratulations for restarting your podcasting once again. And कभी-कभी बहुत हो जाता है कि हम एक इनिशिएटिव शुरू करते हैं, then break आ जाता है. But I am really happy that you are continuing it. So थोड़ा बहुत introduction I'll give about myself. So my name is Shrey Saxena, and I'm a second generation social entrepreneur at Grow Diesel. So at Grow Diesel हम दो problem solve कर रहे हैं. One is waste elimination and second is biofuel generation. So in very simple terms, we convert waste into wealth. So जिस चीज को आप कचरा समझते हैं, we make a high quality product out of it, which is biofuel, जिससे हम गाड़ियाँ चला सकते हैं, जिससे हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, and we can even do organic farming from the byproducts that we make. So बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपके ऑडियंस को बता दिया that what we do at Grow Diesel. Okay, so like how do you like recycle the substances and make fuels? So Aryan, मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में ऑडियंस को बताना चाहूँगा that दो तरीके का कचरा होता है. एक होता है हमारा सूखा कचरा, एक होता है हमारा गीला कचरा. So जो हमारा गीला कचरा होता है उससे हम बनाते हैं बायो PNG, बायो CNG. And that bio PNG and that bio CNG can be used for cooking purpose. उससे हम गाड़ी चला सकते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड उसके बाय प्रोडक्ट्स से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं. Okay. Talking about the सूखा कचरा, the dry waste. So जो dry waste होता है, dry waste में हमारे पास प्लास्टिक्स आ जाते हैं, मेटल्स आ जाते हैं, then all kinds of materials we get, glass and all. So उसमें जो प्लास्टिक होता है, so प्लास्टिक से we make green diesel. So अगर मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में बताऊं, जो ये प्लास्टिक होता है, it is a crude product. So रिफाइनरी में से क्रूड ऑयल निकलता है, जो उसका बाय प्रोडक्ट होता है, उससे प्लास्टिक बनता है. So उस प्लास्टिक को हम बहुत ही डीपॉलीमराइज करके उसे वापस ऑयल फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, एंड देन उसको हम रिफाइन करके we make green diesel out of it. Okay. तो अच्छा, ये जैसे जो आपने बताया कि इससे आप CNG, आप इससे फ्यूल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो क्या ये जो अभी इस टाइम की इस करंट सिचुएशन में जो पेट्रोल और डीजल कंजप्शन है, क्या ये इसको सस्टेन कर सकता है? सस्टेन इन सेंस मतलब वो आप समझ रहे हो, ऑडियंस ठीक है, थोड़ा सा नर्वसनेस हो रही है. Don't be nervous, be candid. I just had pizza. मैं बेसिकली ये पूछ रहा था कि जैसे जो अभी इस टाइम पे डीजल और पेट्रोल यूज हो रहा है, क्या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज जो ग्रो डीजल जिस पे वर्क करती है, क्या ये उसको रिप्लेस कर सकती है फ्यूचर में? और इस रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? So I'll give you a statistic. First of all, let's talk about renewable energy as a whole. So renewable energy में हमारे पास सोलर आ जाता है, हमारे पास विंड आ जाता है, हमारे पास बायोफ्यूल आ जाते हैं. So all these are a form of renewable energy. Now मैं as an industry renewable energy की आपसे बात करूं, so from year 2010 to year 2020 there has been a drastic rise in the renewable energy sector. To give you some figures, up till 2010 the energy generation happening from renewable sources in India was just 5% of the total energy consumption. मतलब हम इंडिया में जितनी भी एनर्जी एंड पावर कंज्यूम कर रहे थे, उसका सिर्फ 5% रिन्यूएबल एनर्जी से आ रहा था, बाकी सब नॉन रिन्यूएबल्स जगहों से आ रहा था. Fast forward to year 2020, the current energy consumption of our country from renewable sources has risen by 30%. So currently 35% of
India's energy is being manufactured from the renewable sources. Hmm. So in just 10 years, we have been able to achieve 1/3 of our power generation from the renewable energy sector. Now, जो ये dramatic rise हो रहा है, it makes a lot of financial sense. It makes a lot of climate sense, and that is why बहुत ही drastically renewable energy पे बहुत सारा काम हो रहा है. Okay. Especially if we talk about a country like India, India is putting a lot of emphasis in the renewable energy sector. Now coming specifically to the biofuel sector, you asked me a question जो अभी current scenario है, जो हमारी current vehicles हैं, या फिर हमारी जो भी current industrial usage है fuel की, वो अभी traditional fossil fuel पे बहुत dependent है, which you were absolutely right about it. But in year 2018, there was a policy that came out, and that policy was National Biofuel Policy 2018. In that policy, government has put a lot of emphasis on the biofuel sector. And उसका एक बहुत बड़ा major reason ये है that currently India imports more than $100 billion of crude oil every year. इतना हमारा consumption है, $100 billion से भी ज़्यादा. So, which is a very, very big amount. Now imagine this. अगर हम यही fuel अपनी country में खुद ही produce करें, खुद ही use करें, we will be able to save so much money that we are giving to Arab countries and other oil nations जिनसे हम अभी oil खरीद रहे हैं. So, if we are able to be independent in our fuel consumption and in our fuel production, our whole economy will transform. And after 2018 National Biofuel Policy, a lot of things have started to happen in the positive side. So to answer your question in very straightforward terms, yes, biofuels will replace fossil fuels for sure in the manufacturing, in the industrial sector and in the transportation sector as well. Okay. अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत टाइम से लाइक माइंड में स्ट्राइक कर रहा था. ग्रो डीजल और आपका क्या कनेक्शन है और कैसे ये कनेक्शन हुआ था? इस बारे में थोड़ा सा आप ऑडियंस को एक्सप्लेन कर दो. उसके बाद थोड़ा सा चिल करेंगे, मूड लाइट करेंगे. मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, रुक जाओ, अभी आने दो पॉडकास्ट. Definitely. So Grow Diesel was started by my father in year 2001. Okay. And before this, he was working with the United Nations, and his job was to travel the world and bring all the energy efficient technologies for the manufacturing sector into India. Okay. So in year 2000, he was in London. He was in one of the conferences, and he stumbled upon a session on renewable energy, and that's when he heard about biofuels for the very first time. And he started researching about biofuel sector, and then finally he came back. He started this organization, Grow Diesel, and since then we have worked on a lot of projects in the biofuel sector. I started working with Grow Diesel since year 2014 when I was in first year of my college, and I joined the organization full time in year 2018. Okay. So technically it's been almost 8 years I've been working with my organization, but if you ask me full time, it's been close to 4 years. Okay, nice. अच्छा, जैसे कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो इंडिया में ऐसा शायद होता है, मुझे नहीं पता, कि उसको अडेप्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है यहाँ की जो पब्लिक होती है. जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज हैं, जो फ्यूल यूज़ होता है, होने जा रहा है अभी, जिसका एक बूम आने वाला है व्हीकल्स में, तो क्या आपको लगता है कि इसमें लाइक थोड़ा टाइम लगेगा लोगों को अडेप्ट करने में, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी अब आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं? तो इस बारे में व्हाट डू यू थिंक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और द व्हीकल्स विच यूजेस रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज? So I'm really glad that you brought that question, because ये मेरे को क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है that will it be biofuels or electric vehicles? And a lot of people think that these are mutually exclusive things, कि अगर electric vehicle exist करेंगे, biofuels exist नहीं करेंगे. Let me give you a perspective. In a country like India, the majority of the places do not receive electricity for 24 hours straight. Full day के लिए हमें electricity नहीं मिलती है. तो considering all these challenges, we need to understand the role of biofuels here. India being an agriculture country, मैंने आपको बताया that हम जो अपना biofuel produce करते हैं, we make from any kind of waste.
Now, India being an agriculture country where 70% of the population is engaged in agriculture sector directly or indirectly, बहुत सारा agriculture waste हमारी country में है. Now, if we are able to convert this agriculture waste into biofuel, that biofuel can be used to generate electricity, and that electricity can be used to power the electric vehicles. Right. So there are two things. One is the electric vehicle charging infrastructure we are talking about. But in a country like India, before a electric vehicle charging system, we need to have an need to have an energy production system. So energy production system जब हमारा intact होगा, it can be used for n number of applications. वो हमारी घरों के बिजली के लिए इस्तेमाल हो सकता है, वो हमारी गाड़ियाँ चार्ज करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, वो हमारी इंडस्ट्रीज में यूज हो सकता है. So biofuel for a country like India is very important. India being an agriculture state, and अगर हम उस एग्रीकल्चर वेस्ट को अच्छे से टैकल कर लें और उसको बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर लें, उस बायोफ्यूल से हम कुछ भी कर सकते हैं. हम अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी उस बायोफ्यूल से चार्ज कर सकते हैं इनडायरेक्टली. उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी बनाई एंड देन उससे इलेक्ट्रिसिटी से हमने व्हीकल चार्ज कर लिया. सो बोथ दीज थिंग्स आर नॉट mutually exclusive. Secondly, if I would like to give an example of Brazil. Brazil is the nation that we should look forward to, जिन्होंने बायोफ्यूल पे बहुत ही अच्छे से वर्किंग करी है. एंड प्रैक्टिकली ब्राजील में बहुत सारी चीजें हो रही हैं इन बायोफ्यूल सेक्टर. दे आर द लीडर्स इन बायोफ्यूल, दैट इज द लीडर कंट्री. सो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सी इंजन्स. तो फ्लेक्सी इंजन्स क्या होते हैं? जो हमारी गाड़ी के इंजन होते हैं, जब आप फ्लेक्सी इंजन लगाओगे तो आप उसमें बायो फ्यूल डाल लो, आप उसमें नॉर्मल फॉसिल फ्यूल डाल लो, या दोनों को मिक्स करके डाल दो, आपकी गाड़ी चल जाएगी. ओके. तो नितिन गडकरी सर, जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं ट्रांसपोर्ट के, उन्होंने फ्लेक्सी इंजन पे अभी बहुत रिसेंटली वर्किंग करना शुरू करी है. एंड वील सी दैट इम्प्लीमेंटिंग एंड वील सी दैट हैपनिंग वेरी सून इन आवर कंट्री. ओके, दैट्स नाइस. अच्छा, कल रात को मैं आपका एक पॉडकास्ट बोल रहा हूँ, TEDx देख रहा था. तो उसमें मैंने आपके रेड बुल वाली स्टोरी सुनी थी. तो उस बारे में आप कुछ बता सकते हैं हम लोग की ऑडियंस को? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वैसे मैं बता दूं आप लोगों को. प्लीज एक बार आप इसको बता सकते हो? Yes, so Red Bull has played a very, very important role in my life, I would say. Every 2 years, Red Bull organizes this competition by the name of Can You Make It? So in that competition, there are around 200 teams which get selected from all over the world. And we are thrown in some random city of Europe, and we had to reach some end point. So but the idea is that we cannot use our mobile phones, we cannot use our money, and we cannot use our credit or debit cards. Everything is taken away. So our starting point was Madrid in Spain, and we had to reach Amsterdam in Netherlands, and we had to cover 4 countries in a span of, I think, 7 to 8 days. Okay. And we had to do everything by using Red Bull cans as currencies. तो हमारे बीच बीच में चेक पॉइंट्स होते थे. हर चेक पॉइंट में हमें Red Bull के फ्रेश कैंस मिल जाते थे. एंड वी यूज्ड टू ट्रैवल विद दोस कैंस. हम लोगों को बोलते थे आप हमें लिफ्ट दो, हम आपको Red Bull देंगे. लेके यस. तो हम लोगों को बोलते थे आप हमें हम आपको Red Bull देंगे, आप हमें खाना दो, आप हमें ट्रैवल करने दो, आप हमें लिफ्ट दे दो, हम हमें लिफ्ट दे दो, हमें आज रात को सोने की जगह दे दो. So during our journey, there were a lot of lessons that we learned that in a place like Europe, we were able to spend and we were able to travel. So we found really good people. Okay. So one important lesson that I would like to share from this particular journey, that if you are in a particular journey and if you've decided to reach there, you'll find good people during that journey who will help you make that happen. So मेरी बहुत बड़ी लर्निंग रही थी. एंड एक मैं बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा. विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल रूपी, प्रॉब्ली वो एक ऐसा टाइम था व्हेन आई हैड द हार्डेस्ट लाफ ऑफ माई लाइफ. सो आई वॉज विद 2 of my friends, तमन्ना एंड अंकित. हम तीनों साथ गए थे. इंडिया से हम सेलेक्ट हुए थे एंड एक बॉम्बे की टीम सेलेक्ट हुई थी आउट ऑफ ऑल द एंट्रीज.
एंड वी रियली हैड अ किक एस टाइम. मतलब बहुत मजा आया हमें हमारी आपस में बहुत लड़ाई भी हुई. And we met really good people, and it was a pretty refreshing and a pretty new experience. नाइस. अच्छा, वैसे मैं अपने पॉडकास्ट में बहुत सारी कहानियां भी सुनाता हूँ. तो लाइक अच्छा, जैसे आप बता रहे थे तो मैं इमेजिन कर रहा था. तो एक चीज़ आपको छोटी सी देता हूँ, आप इमेजिन करके बताना. 3 लोग गए थे आप लोग टीम में, सब मोनेटाइज कैमरे सब होंगे आप लोगों के पास जो आपको शूट कर रहे होंगे कंटिन्यूसली, कि इनकेस अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पे आपके साथ एक बैकअप टीम भी होगी. जस्ट इमेजिन योरसेल्फ देयर without support of that Red Bull brand, without money, how will you like feel? उस टाइम पे आप क्या फील करोगे कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, ना मेरे पास कोई भी करेंसी है जिसको मैं इनका एक्सचेंज ट्रैवल कर सकता हूँ. क्या कभी भी उस टाइम, उस जर्नी में जो आप कंपटीशन के लिए गए थे, तब ऐसा टाइम आया था? Right. I think Right. So Red Bull ने हमें क्या करा था? Red Bull ने हर टीम मेंबर को एक डिवाइस दिया था. एंड द कैच वाज कि अगर कहीं भी आप कहीं फंसो, एंड इफ यू प्रेस दैट बटन, देयर विल बी पीपल हु विल बी देयर फॉर योर हेल्प. आपकी लोकेशन वगैरह सब उनके पास है, बट यू विल बी आउट ऑफ द कंपटीशन. नाउ आई विल टेल यू वन इंस्टेंट. क्या हुआ था, हम मैड्रिड क्रॉस कर रहे थे बस में. देयर वर फ्यू गुड पीपल हु हेल्प्ड अस विद द टिकट्स ऑफ द बस. तो ऐसा होता है कि बस कहीं जा रही होती है, बीच में मिड पॉइंट पे कहीं रुकती है दूसरी सवारियों को उतारने के लिए, दूसरे लोगों को उतारने के लिए. तो बीच में बस थोड़ी देर के लिए रुकी, एंड मैंने अंकित को बोला यार आई नीड टू गो टू वॉशरूम, इट्स वेरी अर्जेंट, आई हैव टू गो. तो आई वेंट, मैं वॉशरूम गया, एंड व्हेन आई केम बैक आई सॉ कि बस जा रही है. बस लेजिट निकल चुकी है. मैं बस के पीछे भाग रहा हूँ एंड बस जा चुकी है. एंड मैं सोच रहा हूँ कि मेरे कैसे दोस्त हैं, बस वाले को रोका क्यों नहीं उन्होंने. तो उस टाइम पे इट वाज कि अब क्या करा जाए. तो व्हाट हैपेंड, रेड बुल ने एक हमें फोन दिया था टू कवर आवर जर्नी एंड एवरीथिंग. एंड वो फोन भी उनके पास था, मेरे पास कुछ भी नहीं था. कुछ मेरे पास ना 1 रुपए था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, पर वो एक सेफ्टी डिवाइस था. बट मैं पूरे टाइम में सोचा था कि मैं वो दबाना नहीं चाहता था, बिकॉज मैंने दबा दिया तो दैट वाज एन ईजियर ऑप्शन. ठीक है, मेरे को लेने वगैरह आ जाते हैं, बट माय फ्रेंड्स वुड हैव बीन आउट, आई वुड हैव बीन आउट. सो आई थॉट कि ऐसा क्या करूं मैं कि मैं कंपटीशन में बाहर भी ना हूं, एंड आई रीच देम. तो आई न्यू द एंड पॉइंट कि वो बस कहाँ जाने वाली है. तो मेरे को एक जेंटलमैन मिला, ही वाज नेटिव ऑफ स्पेन ओनली, एंड मैंने उन्हें बताया. ही वाज ऑन अ बेंच, वहाँ पे बैठे हुए थे पार्क में. I went there and I said he was smoking and मैं कहा hi sir. He said hey buddy what's up. So मैंने उन्हें बताया that sir ऐसा है, मेरी बस छूट गई है and my friends are there. तो मेरे पास ना एक कार्ड था, रेड बुल ने एक हमें कार्ड दिया था जिसमें सेंट्रल कमांड का फोन नंबर था. तो I requested him, I just wanted to make a phone call and it will be really great if you can help me out. So he said yeah that's completely okay. तो उन्होंने मेरे को फ़ोन डायल करने को बोला, एंड आई कॉल्ड रेड बुल टीम, एंड मैंने उन्हें बोला दैट आप मेरी टीम को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दो दैट डू नॉट प्रेस दैट बटन, आई विल बी देयर समहाउ एंड मैं पहुंच जाऊंगा, मेरी टेंशन मत लो आप. उनको बोल दो. तो दे कॉल्ड माई टीम मेट्स. रेड बुल ने जो हमें एक फ़ोन दिया था उसे फ़ोन पर उन्होंने कॉल बोला ही इज सेफ एंड एवरीथिंग, एंड ही सेड कि वो पहुंच जाएगा 1.5 घंटे में, ही विल रीच, डू नॉट प्रेस दैट SOS button. So that gentleman, he helped me with my train tickets. So instead of bus, now I was going with from a train. So मैं वहाँ पे पहुँचा. I met my friends there, जो मेरे teammates थे. And yes, I think उस point में मुझे एक point पे लगा था कि maybe यहाँ पे I'm out of the competition and now I've just lost it. But then I think that if there's a will, there's a way. ये डिसाइड कर लिया था कि कंपटीशन से आउट तो नहीं जाना. आई हैव टू फाइंड समवन हु विल हेल्प मी इन दिस जर्नी. सो आई फाउंड अ ग्रेट पर्सन. सो या दैट्स ऑल अबाउट इट. भाई, और एक जगह सुना भी है मैंने, सफर का मजा ज्यादा होता है मंजिल से. एब्सोल्युटली राइट. अगर आप लड़के होते तो थोड़ा सा आसान हो जाता ना ये सफर. नहीं, लाइक इमेजिन थोड़ा लिफ्ट में. सो आई टेल यू व्हाट, हमने भी यही सोचा था. एंड तमन्ना, इफ यू आर लिसनिंग, हमने तेरे को टीम में इसलिए ही लिया था. बट ऑनेस्टली इट डिडंट वर्क आउट मच.
हमें स्पेन से निकलने में इतना टाइम लग गया था डिस्पाइट तमन्ना बीइंग विद अस. बट यस आई थिंक कहीं ना कहीं उसका एक एडवांटेज होता है, एंड इट हैज अ साइकोलॉजिकल thing attached to it, that people are able to, especially when you are dealing with strangers, so कोई भी हमें लिफ्ट देता था, of course we found a lot of people, but at the same time we found a lot of rejections also. Right. हमें अगर एक बंदा लिफ्ट देता था, उससे पीछे हमारे 20 लोगों ने हमें मना भी किया होता था. हम तो वहाँ पे बोर्ड लेके खड़े हो जाते थे कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन का नाम लिखते थे पेरिस, और खड़े हो गए वहाँ पे. अब गाड़ियाँ तो जा रही हैं, तो जनरली मैं और तमन्ना खड़े होते थे, एंड कभी कभी अंकित भी हो जाता था, एंड देयर वर प्रॉब्ली 10-20 cars who were passing by, एंड उनमें से प्रॉब्ली एक जना रुक जाता था. So there's a psychological factor that even before helping someone, and especially strangers during the time, everyone has their own evaluation. Right. So a female teammate definitely helped us with that credibility, that short-term credibility and all. But yeah, there were a lot of teams जहाँ पे they were just all male teams, and especially जो मुंबई की टीम थी, but they did exceptionally good. So I wouldn't say that the whole credit goes to that, but yeah, I think we did get an advantage for it. Right. ओके अच्छा, थोड़ा सा आगे हम लोग सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं. थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चंस आएंगे अभी बीच में, तो आर यू रेडी? हाँ यार, आर यू रेडी? वो तो क्वेश्चन बताएंगे आपके. अच्छा, स्टार्ट करते हैं आपके कोविड वाली स्टोरी से जो आपने बताई थी. लाइक मैंने पूरा टेडेक्स सुना था आपका, तो वो एक इंसिडेंट मुझे काफ़ी लाइक इम्पैक्टफुल लगा था आपकी लाइफ में, आपके थॉट प्रोसेस में. तो उसके बारे में आप प्लीज़ थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को शेयर कर दीजिए. So, and how did it affected your life? The COVID journey, जो that phase, because बहुत गंदा होता है वो phase. True. So I think in March 2020, the whole world came to a standstill due to COVID, and during that time, even our business operations were affected. But we have an NGO. Okay, so under that NGO, we do a lot of initiatives, especially related to environment, and few initiatives we were doing for healthcare projects, healthcare purposes. So what happened during that time in April, we were contacted by District Magistrate of South Delhi, and they were looking for a solution to increase the COVID testing of the citizens of Delhi. But the catch was they were looking for something innovative, and the priority was कि जो उनके मेडिकल वर्कर्स हैं वो सेफ होने चाहिए, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, क्योंकि वही अगर इन्फेक्ट होने लग रहे थे उस टाइम पे, वो टेस्ट करने चाहते थे, and उन्हें इन्फेक्शन होने रहा था, एंड उन्हें 10 दिन में एक सोल्यूशन चाहिए था, एंड उन्होंने एक चीज बोली थी, हम आपको पैसे नहीं देंगे, हमें 10 दिन में सोल्यूशन भी चाहिए, पैसे नहीं देंगे. ओके, हमें सोल्यूशन भी चाहिए, एंड आपको डिलीवर भी करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे फादर की एक हैबिट है दैट कोई भी चैलेंज आता है ना, ही सेज चैलेंज एक्सेप्टेड. फिर चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया. रात को आई थिंक रात के 9-10 बजे फोन आया था ऑफिस से उनके. अब क्या हुआ, पापा ने चैलेंज तो हाँ बोल दिया, बट हमने सोचा क्या करें, तो मैंने और पापा ने डिसाइड करा दारू पीते हैं. तो वी डिसाइडेड कि पापा ने विस्की निकाली, एंड पापा ने एक पैक बनाया, फिर हमने पीना शुरू किया. फिर जब भी हम विस्की पीते हैं ना, आइडियाज बहुत अच्छे आते हैं. ओके, है ना, ड्राई की होगी. हाँ, तो विस्की पीने से आइडियाज अच्छे आते हैं, बट एक पैक पीने से नहीं आते. तो एक पैक पीने से नहीं आए, तो हमने दूसरा पैक बनाया. तो दूसरे पैक के बाद हमें रियलाइज हुआ कि व्हाट इफ पेशेंट्स को टेस्टिंग सेंटर ना जाना पड़े और टेस्टिंग सेंटर उनके घर पे आ जाए. तो क्योंकि जब तुम दारू पी रहे होते हो तो पॉसिबिलिटीज आर इनफिनाइट, तुम बहुत ही क्रिएटिव होते हो. तो यही हुआ. उस टाइम मैं और पापा तो बहुत ही क्रिएटिव जोन में थे, एंड हमने सोचा कि इंस्टेड ऑफ पेशेंट्स गोइंग टू द हॉस्पिटल, व्हाट इफ द हॉस्पिटल कम्स टू देम. तो हमने सोचा कि एक ऐसा व्हीकल हो, एक ऐसी गाड़ी हो, जो गाड़ी पेशेंट्स के घर तक जाए या उस सोसाइटी तक जाए और उन्हें टेस्ट कर ले.
एंड उस गाड़ी का जो एटमॉस्फेयर है अंदर का वो बहुत ही सेफ एंड स्टेराइल हो। फिर हमने सोचा गाड़ी क्यों, ये चीज़ बस में क्यों नहीं हो सकती। फिर पापा ने कहा बस में भी हो सकती है। मैंने कहा पापा लेकिन पैसे तो दे ही नहीं रहा कोई हमें, खर्चा भी होगा इसमें। तो तब मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था। माय डैड ऑलवेज यूज्ड टू से दैट योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। एंड ये बहुत ही फेमस कोट है एंड मैं इस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। इट्स नॉट व्हाट यू नो, इट्स नो हु यू नो। तो मैंने अपने नेटवर्क में सर्च करा, पापा ने अपने नेटवर्क में सर्च करा एंड फाइनली वी वर एबल टू रेज फंडिंग फॉर दैट। इन अ मैटर ऑफ 10 days हमने क्लोज टू 10 लाख रुपीज रेज कर लिए। देन हमने एक बस का जुगाड़ कर लिया। वी वेंट टू द पुलिस एंड पुलिस ने एक हमें अपनी पुरानी बस दे दी एंड उस पुरानी बस को हमने पूरा फुल फ्लेजेड एक कोविड टेस्टिंग मोबाइल क्लिनिक बना दिया एंड उसके अंदर हमने बायोटेक लैब के प्रिंसिपल्स फॉलो करे, जिसकी वजह से पूरा एनवायरनमेंट स्टेराइल रहता था एंड पूरा सेफ रहता था फॉर द मेडिकल वर्कर्स। So the initiative was so good that our DM sir won a lot of awards because of that project. That project was flagged off by Honorable Chief Secretary of Delhi, Vijay sir ने inaugurate किया था. And post that project, a lot of states replicated it. तो बहुत सारी states ने initiative replicate करा. And that initiative won Scotch Award. तो जो एक स्कॉच अवार्ड्स होते हैं, दोज आर क्वाइट रेप्यूटेड अवार्ड्स, तो उस इनिशिएटिव को वो अवार्ड मिला। सो द फंडामेंटल ऑफ ग्रो डीजल हैज बीन सॉल्विंग प्रॉब्लम थ्रू इनोवेशन। सो हमने इनोवेशन के थ्रू प्रॉब्लम भी सॉल्व करी, हमने एक सोसाइटी में एक इम्पैक्ट क्रिएट करा एंड हमने अपने नेटवर्क के थ्रू अपने फंडिंग रेज करी, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करा। क्योंकि लेट मी टेल यू वो टाइम था लॉकडाउन का। तो हम किसी भी शॉप से जाके सामान नहीं खरीद सकते थे। इट वाज जस्ट द पीपल आई न्यू, माय डैड न्यू, हम शॉपकीपर्स को जानते थे, तो somehow we were able to procure things. So in 10 days we executed that project of that scale. So I think that was one big thing that our team was able to accomplish and a lot of learnings were there. So तब से लेके अभी तक January 2022 तक we have been able to serve more than 2 lakh people. Nice. And we have been able to provide them with free vaccinations and free testing services in association with our corporate partners who donated funds for our project and in association with Delhi and Haryana government. That's nice. अच्छा, आपकी जो फेज आया था जब कोविड का, तो आपने उसको कैसे डील किया था? यार कोविड जब मेरे को हुआ था, ऑनेस्टली आई वाज फाइन, बट आई रियलाइज कि मेरे को थोड़ा सा अपने पेरेंट्स को लेके थोड़ा सा कंसर्न था एंड बट थैंकफुली एवरीथिंग वाज फाइन। हम सबको कोविड हो गया था, एक टाइम पे हो गया था, बिकॉज मैं डैड को लेके काफ़ी वो था, बिकॉज ही हैज अ मेडिकल हिस्ट्री एंड वी वर्किंग फॉर दिस कोविड प्रोजेक्ट ऑल्सो। सो हम लॉकडाउन के टाइम भी वी वर ट्रैवलिंग एंड वी वर वर्किंग, सो थोड़ा सा मैं कंसर्न था। बट देन आवर फैमिली गॉट कोविड एंड थैंकफुली वी ऑल वर आउट ऑफ इट, सो ऑल आवर फैमिली वाज सेफ एंड साउंड। So I'm happy about it. अच्छा, जो एम्बिशियस लोग होते हैं जैसे कि आप हो, उनको कभी भी ना सुनने की आदत नहीं होती है। लाइक ये काम कैसे नहीं हो रहा है, ये काम क्यों नहीं हो रहा है, ये होके रहेगा। अच्छा, यहाँ हम लोग के पॉडकास्ट में हम लोग सिर्फ लोगों की सक्सेस स्टोरीज ही नहीं, उनकी मिस्टेक्स भी बताते हैं ऑडियंस को, ताकि वो लोग उस चीज़ों को रिपीट ना करें। लाइक तो क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसी स्टोरी रही है जिसमें आपने कहा हो नहीं ये चीज़ कैसी नहीं हो सकती, वो चीज़ और बिगड़ गई हो? कोई भी ऐसी चीज़ हुई है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है, उसमें आपने बिल्कुल एफर्ट्स डाल दिए हैं कि ये चीज़ होके रहेगी और फिर वो चीज़ फेल हो जाती है? See, I'll tell you, और ये किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है, लाइफ, रिलेशनशिप, करियर, किसी भी चीज़ को लेकर के। अगर थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो तो हम लोग उसको एडिट करके हटा देंगे। नहीं, not a problem. In fact, I have a tattoo in my left hand and the tattoo says Miraki. So I got this tattoo made in probably year 2015 or 2016, and it's a Greek word which means to do something with love, creativity, and soul. So I started applying this to everything I. When I say when I own something, I apply this. कि अगर ये करना है तो पूरा मिराकी के साथ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। So thankfully, जैसे all these things that happened, पूरा ये Red Bull वाला हुआ, then this COVID project happened, and there have been multiple projects that we have done throughout my short career till now. तो I've done everything with Miraki, and अगर मैंने उस पे ठान लिया कि वो करना है,
I made it happen and touch wood अभी तक कोई कुछ failure rate professionally नहीं रहा है. Talking about relationship aspects, I would say professionally speaking, I have spoiled a lot of relationships due to my work, and probably उसका reason ये है that a lot of times I was expecting too much out of people. And that expectation led to a lot of disappointments. So because of projects, I have had a lot of fights with the project managers and project engineers who were involved in that particular project. And I feel I have failed in those particular aspects where I felt that particular resolution उसको थोड़ा better तरीके से handle कर सकते था. But when you have deadline around, आपको कोई important project execute करना है and there's a lot of pressure. So maybe due to that pressure was vented on my teammates. Because of that, a lot of people left us. A lot of good people left us. So I think that is one aspect that I really need to work on, and I'm slowly working on it to be a better person and a better leader. Right. अच्छा, कोविड के टाइम में जब फल सब्जियां कुछ भी अगर आती होंगी तो आप धोखे ही खाते होगे ना? राइट. आज तक धोखे कितने खाए हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन. गुड वर्ड प्ले. काम में या फिर पर्सनल लाइफ में? जो भी आप so yeah, I think there have been जो भी मेजर हो. Work front में we have had a lot of धोखाs. So ऐसा हुआ है कि हमने वेंडर्स को पैसे दे दिए हैं, उन्होंने काम डिलीवर नहीं करा. ये तो बहुत हुआ है. मतलब I think मैं काउंट करना शुरू करूँ, I'll probably forget. So ऐसा बहुत बार होता है that आप किसी को काम आउटसोर्स करते हो, किसी को कुछ काम देते हो. The moment you give them certain money and कभी वो चले जाते हैं. So होता है इंडस्ट्री में, काफी लोग करते हैं, but there are a lot of good people, ethical vendors होते हैं, ethical people होते हैं. But yeah, vendor cheating वगैरह वो सब हमारे साथ हुआ है. तो वो सब चलता रहता है. We every day we're trying to build our processes better so that we shortlist the right vendors, the right people to execute the right project. राइट. अच्छा, मैंने कल आपका गार्डन देखा था टेडेक्स में. टेडेक्स की बात चल रही है क्योंकि वो कल रात से रिपीट हो रहा है. नेचर से काफ़ी कनेक्ट है आप. अपने गार्डन के बारे में थोड़ा सा बताइए. नेचर के बारे में आप कैसे कनेक्ट हैं, और कोई अगर एक स्टोरी साथ में हो उस गार्डन के साथ आपकी. So एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. My दादू was a biology teacher. Okay. And school teacher थे वो. And so when he was building this house जिसमें आज हम रहते हैं, तो उन्होंने सिर्फ 70% हाउस को कंस्ट्रक्ट कराया एंड 30% हाउस में उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम गार्डन बनाएंगे. एंड उन्होंने मैंगो ट्री प्लांट करा वहाँ पे. सो देयर इज अ सेइंग दैट आपके दादाजी एक बीज लगाते हैं एंड जो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं वो मैंगो का मजा लेते हैं. सो यही हुआ. आई थिंक दादू ने एक बहुत अच्छा गार्डन दिया हमें, एंड स्लोली जो था, मेरी मॉम का बहुत इंटरेस्ट आया गार्डनिंग में, प्लांट्स में. मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मेरी मॉम की प्रायोरिटी नंबर 1 है मेड्स, जो हमारे घर पे हाउस हेल्प्स होती हैं वो. सेकंड नंबर पे प्लांट्स, एंड प्रोबेबली शायद 10th 11th नंबर पे मैं एंड मेरा भाई. सो माय मॉम लव्स आवर प्लांट्स लॉट. सो उन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक है. देन उन्होंने स्लोली ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे गार्डन में शुरू करी. सो जो भी हमारा फूड वेस्ट होता था उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करा, एंड देन हमने अलग अलग चीज़ें प्लांट करी, मम्मी ने प्लांट करी एंड उन्हें ग्रो करा. एंड उस गार्डन में हम छोटे छोटे, बहुत ही छोटे स्केल पे वी डू ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर आवर ओन नीड्स. सो मेरे दादू ने एक चीज़ करी थी स्टार्ट, एंड मैंगो ट्री भी लगाया था. एंड द ग्रैंड चिल्ड्रन टुडे वी एंजॉय दोज मैंगोज एंड वी एंजॉय दैट गार्डन. दैट गार्डन इज वेरी स्पेशल. कोई भी मेरे सारे फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, हम सारी पार्टीज वहाँ करते हैं, पूरा नाइट आउट करते हैं. So I have a friend who's sitting right there, Tavish, right there. Every time he comes, he does a karaoke and he raps Rap God. Okay. No party is finished till the time he raps Rap God. We'll make him rap. Yeah. अच्छा, अब तक आपने कितने डेट किए हैं?
अच्छा मैं एकदम से चेंज कर दे रहा हूँ ना। और उनमें से सबसे अच्छी कौन थी? नहीं ये नहीं जा रहा है। अच्छा ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा। ऑफ द रिकॉर्ड या हाँ बता सकते हैं ऑफ है। नहीं नो एविडेंस। शुड बी एनी एविडेंस ना, कोई इशू नहीं है। अच्छा इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कर सकते हैं। श्योर। अच्छा ठीक है, अगर इस पॉडकास्ट पे शादी की बात करेंगे मेरे ये क्वेश्चन। अच्छा नो रिस्क बट अच्छा एक काम कर सकते हैं, इस पॉडकास्ट पे अगर 50,000 व्यूज आ गए तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में क्वेश्चन का आंसर करेंगे और आई विल मेक श्योर दैट सर आंसर कर दे। ठीक है, डन 50K डन जल्दी कर देना। अच्छा एक डेली रूटीन में लाइक कुछ लोग होते हैं मॉर्निंग पर्सन, कुछ लोग होते हैं देर रात जगते हैं। ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है क्योंकि पॉडकास्ट में मैं भी कुछ अपने क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ जिससे मेरा भी कुछ बेनिफिट हो जाए। ऑडियंस का तो होता ही है, इंडियाज मोस्ट क्रिएटिव पॉडकास्ट। तो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन था, जैसे आप सुबह जल्दी जगते होगे, मैं रात भर जग सकता हूँ बट सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। तो एक परफेक्ट रूटीन आपके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सुबह उठो काम करो या फिर आई थिंक मेरा बहुत ही सिंपल सा मानना है, दुनिया में 1000 तरीके की आइडियोलॉजीज होती है, 1000 तरीके के परसेप्शंस होते हैं एंड देयर इज नो सेट पैरामीटर, देयर इज नो सेट रूल। मैं सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव आज तक लाइफ में तब हुआ जब मैं रात भर जागा हूँ, जब सब साइलेंट होते हैं। बट विद टाइम आई रियलाइज कि सुबह उठना इज समथिंग दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर मी एंड माई स्केड्यूल एंड माई वर्क। सो अभी बहुत ही रिसेंटली मैंने वापस सुबह उठना शुरू किया। देयर वाज अ टाइम मैं जब वापस 6 बजे सुबह उठना शुरू कर दिया था, बट पास्ट कुछ मंथ से मेरा स्केड्यूल थोड़ा सा स्क्रू अप हो गया था। बट नाउ आई ट्राई टू turn my phone away at 9:30 or so, and by 10:30 or 11 max I sleep. So I sleep and I wake up and the first thing, thankfully अब दिल्ली में post COVID gyms खुल गए हैं, so now in morning I go to the gym, I work out. Yes, अभी recently ही वापस resume कर रहा है। So I go to the gym से I come back and then I take a bath, take a shower and then I disperse for work. So I would say there is no set parameter, कोई ऐसा set rule नहीं है, and do what makes you comfortable. जो तुम्हें productivity wise ठीक लगता है, go for it. There is no set parameter. But personally, if you ask me, I prefer being a morning person. Okay, that's nice. अच्छा लोग जो अपने सपने देखते हैं जो पूरे नहीं कर पाते हैं, मे भी हो सकता है करियर वाइज या फिर रिलेशनशिप वाइज किसी भी चीज़ को लेकर, मेरा पर्सनली करियर को लेकर के ये क्वेश्चन है कि मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस की मेंटालिटी ये होती है, पब्लिक की मेंटालिटी ये होती है कि इंजीनियरिंग, बीटेक, MBBS यही सब चीज़ें चलती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मैनी करियर ऑप्शंस लाइक एडिटिंग, डिज़ाइनिंग, सिनेमाटोग्राफी, सिंगिंग एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। तो उस मेंटालिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं लोग, मतलब जो यूथ देख रहा है अभी, लाइक मे बी बहुत लोग होंगे जो लोग ज़बरदस्ती IIT में घुसने की कोशिश कर रहे होंगे बिकॉज उनको इंटरेस्ट नहीं है तब भी, क्योंकि फैमिली प्रेशर है और सुसाइड केसेस भी बहुत होते हैं इस चीज़ को लेकर के। तो व्हाट डू यू थिंक हाउ यूथ कैन चेंज दिस मेंटालिटी ऑफ देयर पेरेंट्स? So I think good question, and very good question rather. When I was in my college, I was a part of my E-cell, entrepreneurship cell होता था हमारे कॉलेज में, and उसमें एक हमने ना, I was probably in my 3rd year, हमने एक event organize कराया, and that event was themed unconventional careers, and उस event में हमने 7 लोगों को इनवाइट करा था, 7 स्पीकर्स को इनवाइट करा था who were in different industries altogether. एक हमने यूट्यूबर को करा इनवाइट, एक हमने सिंगर को करा, एक हमने ऑनलाइन मार्केटिंग वाले को करा। सो एवरीथिंग दैट वाज अनकन्वेंशनल। मैं बात कर रहा हूँ अभी 2015 या 2016 की, प्रॉब्ली 6 years बैक। सो तब हमने एक इवेंट कराया था एंड इट वाज पूरे एक ऑडिटोरियम में हमने इवेंट कराया था एंड वी ऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग इन अ मैटर ऑफ 1 week. एंड 1 week में पूरा ऑडिटोरियम वाज लाइक आई थिंक 200-250 लोग वर देयर। Staircase पे there were people sitting and the event was such a hit because
I think a lot of people felt the need of it कि हम भी सुनना चाहते हैं कि क्या है unconventional careers, क्या होता है. A lot of times हमें options नहीं दिखते हैं because हर किसी का एक सोर्स होता है जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है. बहुत लोगों के पेरेंट्स होते हैं, बहुत लोगों के फ्रेंड्स होते हैं, तो उसी नॉइस में उसी नॉइस को इंटरप्रेट करके हम कोई डिसीजंस ले लेते हैं. सो लेट्स से दैट बहुत लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते. पेरेंट्स ने कहा इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर करना है, दे वेंट फॉर इट. कुछ लोगों का किसी का कोई दोस्त जा रहा है, लेट्स से मेरा जो फ्रेंड है एक कह रहा था यार, मैंने पूछा यार क्यों कर रहा है बीकॉम, कह रहा है यार वो मेरी गर्लफ्रेंड जा रही है, मैं जा रहा हूँ इसलिए. सो आई थिंक सबके जो सोर्सेज होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. तो किस टाइप का आप डिसीजन फॉर्म करते हो, इट अ लॉट ऑफ इट गोज टू द पीपल यू आर सिटिंग विद, द पीपल यू आर इंटरेक्टिंग विद. So I would say that if people genuinely want to explore different things, try to change your circle or try to change where you gather information from. Probably YouTube पे कोई ऐसे influencers को you follow different type of people, you follow different type of topics, and you'll come to know a lot of options are there. So again, I am not a career counselor here. मैंने ऐसी advice कोई नहीं देता, ठीक है. So अपनी research करो, and there are heck lot of options. मतलब मैं अभी रिसेंटली एक पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट था वो, मैंने ये सोचा कि यार ये प्रोडक्ट बेच के भी कोई इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है. मतलब दैट आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट दैट प्रोडक्ट, दैट वाज अ वेरी स्मॉल समथिंग, बट yeah, things are happening. So and in today's world there are so many opportunities, like there's infinite opportunities, especially with internet and considering the Web3 is coming, so there are just n number of opportunities. So we need to really think a level up from the schools and colleges. Right. एक perfect relationship आपके लिए क्या होती है? Business relationship या personal relationship? अच्छा ठीक है, इसका आंसर आप दे सकते हो. हाँ दे रहा हूँ. So I think although I refrain from saying that there's something known as perfect relationship, in fairy tales probably yes, in reality maybe no, I might be wrong, but I feel that the most important quality in any relationship जो होनी चाहिए, that should be a clear cut understanding. So let's say that even if someone is in a long distance relationship, there has to be some clear cut understanding. But I'm also open with the fact that anything can happen. I've had a breakup in the past, and that one heartbreak told me that anything can happen. Okay, we all are young right now, and be open to any possibility. So Yes, I think being in a relationship is absolutely fine, but at the same time, I feel that I'm emotionally independent. And people should be emotionally independent as well. So, do not be in a relationship just because that person makes you happy. Be in a relationship with that person if that person is making you grow and you are helping that person grow. Right. I think that is probably something close to a perfect relationship, I would say. अच्छा, अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया ब्रेकअप, तो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो सुन रहे हैं, उनके साथ भी ये सेम इंसिडेंट होते हैं एंड दे लाइक जस्ट उसके बाद वो लोग किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं. तो उस चीज़ को लेके आप क्या कहोगे? बिकॉज मैं भी उस स्पेस से एक टाइम पे गुजरा था, और इस क्वेश्चन का आंसर देना सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है. तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स इट? So I think जो हमारे formative years होते हैं, देशदास या no, not at all, never. Okay. मतलब probably after my first heartbreak, I inclined myself a lot towards my personal growth. So मैं अपनी personal growth के towards इतना incline हो गया था that honestly मेरे को 2-3 महीने बाद honestly फर्क नहीं पड़ा. मतलब there is a saying ना, लोग दारू पी के ex को call कर देते हैं. Never did it, never ever. And trust me, you guys will be fine. So I think just focus on yourself, focus on your growth. And rest, if anything has to come, it will come. You won't have to force it, honestly. Right. अच्छा, हम लोग बहुत बातें कर चुके हैं और हम लोग को और भी बातें करनी है, बट एक्चुअली थोड़ी सी लिमिट होती है कि हम लोग इतनी देर का ही पॉडकास्ट सीरीज कर सकते हैं. बट सीरियसली मुझे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस और पूछने हैं और वो वाइब लिटरली मैच हो गई है.
एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। Sure, definitely. उसके बाद हम लोग इस पॉडकास्ट को रैप अप करेंगे, ठीक है? और तुम लोग भी थोड़ा सा इंतजार कर लेना नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए। 50,000 व्यूज जल्दी से कर देना, वो वाले क्वेश्चन पूछूंगा फिर से। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज दिस कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज होती हैं उनको आप लोगों की लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हो, कैसे कनेक्ट कर सकते हो? और जो लोग हैं, जो इंडिया के लोग हैं, वो लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं? So दो अलग-अलग questions हैं. दो अलग-अलग क्वेश्चंस है बट एक साथ ही है। So answering to the latter part of the question, that is लोग अपना contribution कैसे कर सकते हैं in for renewable energy or for specifically about in the biofuel sector. Segregate your waste. Honestly, that is the easiest thing that you guys can do. सूखा कचरा अलग बिन में डालो, गीला कचरा अलग बिन में डालो. And trust me, this one initiative can do big wonders. बहुत बार ये होता है कि मैं ये सुनता हूँ, लोग बोलते हैं that हम तो अलग अलग कर देते हैं, बट वो जो कूड़े वाला आता है ना, वो वापस मिक्स कर देता है, तो हम सोचते हैं कि मिक्स करके ही डालें. I think you do your job. आप अपना जो काम सही करो, वो जो कर रहे हो उसको करने दो. अगर आप अपना काम अभी सही कर रहे हो, फाउंडेशनली आप अपनी चीजें सही कर रहे हो, जो आगे वाला स्टेप है वो हो या ना हो, उस पे आपका ना ही कोई कंट्रोल है, ना ही होना चाहिए. आप अपना काम सही से करो एंड जस्ट सेग्रीगेट योर वेस्ट, रेस्ट एवरीथिंग विल फॉलो. सेकेंडली यू आस्क्ड दैट relating renewable energy with people's lives. Yeah. So I would rather frame it not renewable energy, I would say a circular economy. So when we talk about circular economy, what is it? हमने आज पिज्जा मंगवाया, पिज्जा खाया, डब्बा फेंक दिया. Now in circular economy, ये जो गत्ते का डब्बा मैंने फेंका है, ये अगर कबाड़ी वाला ले जाएगा, इसको रिसाइकल करेगा एंड वापस मार्केट में एक न्यू प्रोडक्ट की तरह ले आएगा. So I feel जो हमारे लिए वेस्ट है वो किसी के लिए वैल्यू था. हमने तो बस पिज्जा खाया, डब्बा फेंक दिया, बट यही डब्बा एक कबाड़ी वाला इसे बेच के पैसे कमाएगा एंड वो रिसाइकलर है, वो रिसाइकल करके उसे बेच के पैसे कमाएगा. So a lot of times what is waste in your eyes, in someone's eyes, might be of value in someone else's eyes. Right. So if you ever feel कि you are not being respected by your boss, by your girlfriend or boyfriend or your parents, and you feel like a waste, just have this in mind that just because you might be waste for someone, you cannot be valuable to someone else. So even if you get that feeling कि तुम्हें कोई waste की तरह treat कर रहा है, let me tell you, there will be people who will see value in you. So that's what we do at Grow Diesel. We convert waste into true value, and that is what people can do with themselves. That's so beautiful lines you said. और जिंदगी का मतलब क्या होता है वो इस चीज़ से देखा जा सकता है, वो आपके एम्बिशंस, आपके ड्रीम से देखा जा सकता है. एक लास्ट एंडिंग नोट जो आप कोई भी मैसेज, कुछ भी जो आप हम लोग के ऑडियंस को देना चाहते हैं हम लोग के पॉडकास्ट के थ्रू, बिकॉज दिस इज इंडियाज मोस्ट क्रिएटिव पॉडकास्ट. So just one last advice for all the people who are listening to Aryan. He has been a beautiful host today evening probably. Yeah. Tonight will be after this. So one advice, just one takeaway if you have to do, focus on building your network. Focus on growing your quality network, because you have absolutely no idea कौन कब कैसे कहाँ काम आ जाएगा. You have absolutely no idea. So focus on making quality relationships with people. And when I say networking, it is not exchanging cards. कि तुम किसी conference में गए, तुमने card exchange करा. That is not networking. Form real relationships with people and find innovative ways to develop that relationship. That's all from my side. Because your network is your net worth. True. Thank you so much, bro, for coming. Thank you, Adi. Thank you so much. Had a great time. कितनी देर का हो गया? 1 घंटे का ही हो गया होगा. उसको कट करोगे ना? हाँ, 1 मिनट लास्ट एंडिंग नोट दे दो. Sure, definitely. तो 3, 2, 1. So thank you for watching this episode और I hope कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आई होगी. एंड सॉरी कान पकड़ के यार, बहुत टाइम से पॉडकास्ट नहीं आ रहे थे, क्या करूँ यार, रूटीन बिगड़ गया था. अब वापस से थोड़ा सा वो मोटिवेशन, थोड़ी सी इंस्पिरेशन आ रही है.
इंस्पिरेशन कह रहा हूँ यार, ठीक है, समझ लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। अगर तुम लोग ऑडियो वर्जन सुन रहे हो, अगर तुम लोग स्पॉटिफाई की जनता हो तो प्लीज 5 स्टार की रेटिंग दे देना। एप्पल पॉडकास्ट पे सुन रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और टिल देन कीप क्रिएटिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय। Awesome. Good job, buddy. Good job. थैंक यू।